चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही गहरे कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। हमारे दिमाग में लगातार भागने वाले वो बेकाबू विचार, हमारे शरीर में कहीं गहरे छिपे हुए पुराने घाव और इन सबसे आज़ादी दिलाने वाला एक कमाल का प्राचीन तरीका जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकलकर असल में आज़ाद हो सकते हैं और अपने आपसी रिश्तों में एक सच्चा संवाद ला सकते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम बात करेंगे विचारों और भावनाओं के जाल के बारे में। दूसरा, कैसे हमारा शरीर सब कुछ याद रखता है। तीसरा, ट्रॉमा यानी वो एक जमा हुआ पल। चौथा, साक्षी भाव की असली ताकत। और आखिर में इस दर्द को पहचानने और नाम देने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास। भाग 1, विचारों और भावनाओं का जाल। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा दिमाग कभी शांत क्यों नहीं होता? मतलब खास तौर पर रात के समय, जब हम सब कुछ बंद करके बस आराम करना चाहते हैं, है ना? जैसे ही सोने का वक्त होता है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने अपनी एक अलग ही दुकान खोल ली हो। अरे कल वो काम पूरा होगा या नहीं, मुझे उसे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, या भविष्य में क्या होगा। विचार एक के बाद एक ऐसे चलने लगते हैं जैसे अंदर किसी ने रेडियो चालू कर दिया हो। और मज़े की बात यह है कि उसका रिमोट किसी और के ही पास है। ये इतनी आम समस्या है जिसने हम में से न जाने कितनों की नींद उड़ाई है। और इस विचारों के रेडियो की वॉल्यूम कितनी तेज है, जरा इस नंबर को देखिए, 60,000 विचार। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि हम हर दिन औसतन 60,000 विचार सोचते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 95% विचार तो हूबहू वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का एक इवोल्यूशनरी अलार्म सिस्टम है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये एक ओवर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो लगातार खतरे ढूंढता रहता है और झूठे अलार्म बजाता है। इसी वजह से हम एक ही डरावनी फिल्म अपने दिमाग में बार बार देखते रहते हैं। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए ओशो ने एक बड़ा ही शानदार रूपक दिया था। उन्होंने कहा था, मन एक पागल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है ना? हमारे विचार कैसे बिना थके लगातार भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक बात है, वो ये है कि जो इन विचारों को देख रहा है, यानी हमारी चेतना, वो इस बंदर से पूरी तरह अलग है। भाग 2, शरीर सब याद रखता है। अब जरा इसे समझिए। बचपन से ही समाज हमें कैसे कंडीशन करता है? अरे लड़के नहीं रोते, या भावनाओं को छिपाना ही ताकत है। हम अपनी स्वाभाविक भावनाओं को बस दबाना सीख जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तुलना है, सर्वाइविंग बनाम लिविंग। एक तरफ है सिर्फ सर्वाइव करना, जहाँ हम भावनाओं को दबाते हैं और बदले में शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन इकट्ठा करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है असल में जीना, खुशी और दुख दोनों को महसूस करना और भावनाओं को नेचुरली बहने देना। डॉक्टर गैबोर मार्टी ने अपनी रिसर्च में देखा कि जो मरीज हमेशा बहुत अच्छे बने रहते हैं, जो कभी अपना गुस्सा या दुख जाहिर नहीं करते, वो अक्सर क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। भावनाओं को अंदर दबाए रखने की हमारे शरीर को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी बात को मशहूर रिसर्चर ब्रेने ब्राउन बहुत ही खूबसूरती से समझाती हैं। वो कहती हैं, वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षित महसूस करना या अपनी भावनाओं को दिखाना कमजोरी नहीं है, ये तो हमारे साहस का सबसे बड़ा पैमाना है। ये एक कोट उस पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि अपनी भावनाओं को छिपाना ही ताकत की निशानी है। असली इमोशनल इंटेलिजेंस तो इस बात में है कि हम अपनी भावनाओं को पूरी सच्चाई से महसूस करें। भाग 3, ट्रॉमा, एक जमा हुआ पल। तो जब भावनाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, तो आखिर सतह के नीचे असल में होता क्या है? देखिए, जब भी हम ट्रॉमा शब्द सुनते हैं, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा। लेकिन बेसल वैन डर कॉल्क का ये फ्रेमवर्क ट्रॉमा की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा देता है। ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो घटे, बल्कि ट्रॉमा वो घाव है जो उस घटना के बाद हमारे शरीर के भीतर बिना भरे रह गया। इसमें सिर्फ बड़े हादसे नहीं आते, बल्कि बचपन के वो छोटे छोटे पैटर्न भी आते हैं, जैसे किसी का बार बार आपको इग्नोर करना, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में जाकर घर कर लेते हैं। इसे एक असल जिंदगी के केस स्टडी से समझते हैं। रमेश जी की टाइमलाइन देखिए।
पॉइंट 1, जब रमेश जी 5 साल के थे तो उनकी मां को लौटने में देर हुई और उस छोटे से बच्चे ने खुद को बिल्कुल अकेला और डरा हुआ महसूस किया। पॉइंट 2, मां उसी शाम सुरक्षित लौट आईं और घटना वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब पॉइंट 3 पर आइए। आज 70 साल की उम्र में जब रमेश जी की पत्नी को घर लौटने में देर होती है तो वो 70 साल का समझदार इंसान नहीं बल्कि वो अंदर बैठा डरा हुआ 5 साल का बच्चा रिएक्ट करता है। और पता है, यहीं पर आपसी रिश्तों में सच्चा संवाद टूट जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पार्टनर का अचानक आया ट्रिगर और गुस्सा दरअसल उनका बचपन का कोई जमा हुआ पल है, तो विवाद अपने आप कम हो जाता है और उसकी जगह गहरी समझ और एम्पैथी ले लेती है। ट्रॉमा बिल्कुल इसी तरह समय में जमकर रह जाता है। भाग 4, साक्षी भाव की ताकत। अब इस ट्रॉमा और शरीर के इतने भारी सच से आज़ाद होने का रास्ता क्या है? रास्ता है साक्षी भाव। मनोविज्ञान के स्तर पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट तब आता है जब हम ये कहने के बजाय कि मैं एंग्जाइटी हूँ, ये कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही है ना कमाल का फर्क? पहले वाले में हम अपनी भावना के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दूसरे में हम उस भावना को बस एक बादल की तरह देखते हैं जो हमारे मन के आसमान से गुजर रहा है। ये जो थोड़ी सी दूरी है ना, ये हमें मुश्किल बातचीत या विवाद के दौरान भी स्वस्थ यानी अपने भीतर स्थित रहने में बहुत मदद करती है। इससे हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अपनी ही विचारों को दूर से देखने की इस कला को भारतीय दर्शन में साक्षी भाव या दृष्टा कहा जाता है, यानी वो चेतना जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? प्राचीन भारतीय दर्शन और आज के मॉडर्न पश्चिमी मनोविज्ञान का मेटाकॉग्निशन यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, हमारे दिमाग को उसके ही बुने हुए जाल से आज़ाद करना। भाग 5, अभ्यास, दर्द को नाम दें। चलिए, अब जब हमने इस पूरे विज्ञान और दर्शन को समझ लिया है तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। मुश्किल समय में खुद को शांत करने के लिए नेम इट टू टेम इट एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। इसे ऐसे करना है। सबसे पहले अपने अंदर उठने वाली उस तेज भावना को नोटिस करें, फिर उसे एक स्पेसिफिक नाम दें, जैसे मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है या मुझे घबराहट हो रही है। ये छोटा सा कदम किसी भी आपसी विवाद को तुरंत डी-एस्केलेट कर सकता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम अपनी भावना को सिर्फ एक नाम दे देते हैं ना, तो हमारे दिमाग का वो जो अलार्म सिस्टम है ना, एमिगडाला, वो शांत होने लगता है और हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जिससे हम बहुत शांति से बात कर पाते हैं। और जब मन पुरानी बातों या भविष्य की चिंता में बहुत तेजी से भाग रहा हो तो उसे खींच कर वापस आज में वर्तमान में लाने के लिए ये 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक लिटरली जादू की तरह काम करती है। करना क्या है? 5 चीजें जो अभी आपके आसपास हैं उन्हें देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 आवाजों को सुनें, 2 चीजों को सूंघें और 1 चीज का स्वाद लें। बस इतना सा अभ्यास ये भटकते हुए दिमाग को तुरंत इसी पल में एक लंगर की तरह फिक्स कर देता है। इसके साथ ही दिन के अंत में करने वाला एक 5 मिनट का बेहतरीन अभ्यास है इमोशन जर्नल। रात को सोने से पहले बस इन 3 सवालों के जवाब लिखें। 1, आज मैंने क्या महसूस किया? 2, किस स्थिति में महसूस किया? और 3, इससे मुझे अपने बारे में क्या पता चला? जब हम अपने जज्बातों को लिखते हैं ना, तो हमारा रैशनल ब्रेन काम करने लगता है। इसे अगर आप रोज करेंगे तो ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगा और आपको अंदर से सच में बहुत मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, अब हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारा शरीर हर उस घाव का हिसाब रखता है जो अब तक भरा नहीं है, तो आज हम अपनी किस सच्चाई को आखिरकार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, बिना किसी जजमेंट के अपने दर्द को पूरी तरह से स्वीकार करना ही सच्ची हीलिंग की तरफ बढ़ाया गया सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। खुद के प्रति थोड़े जेंटल रहें और बस एक साथ सीखते रहें।